अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमने न्यूमेरिकल्स के साथ और कुछ थ्योरी को डिस्कस करने के बाद चैप्टर 2 को ख़त्म कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर 2 के हवाले से कोई भी कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह हम चैप्टर 3 को भी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हमारा मोशन और फोर्स के हवाले से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी। ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि मोशन और फोर्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप मोशन को अच्छी तरीके से समझोगे तो आप समझ लें कि आपको फिज़िक्स सही तरीके से समझ में आ गई। हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इसकी डिफिनीशन तो कर पाते हैं, मगर हकीकत में जब अंदर इसके जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ें हैं। जब एग्जांपल्स आती हैं, जब किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि जो बंदा वेलोसिटी की तारीफ़ करे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो आप एक ही लाइन में डिफाइन करके वेलोसिटी को समझते हैं? बेसिकली ये नहीं है स्टूडेंट्स। आपका मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ दिया जाए, आप उसको मुकम्मल तौर पे समझें। आपको किसी भी फील्ड में उसके हवाले से सवाल दिया जाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो मकसद ये है मेरा कि आप लोगों को सबसे पहले चीज़ कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आप उस चीज़ को इस तरह समझ लें कि आप उस चीज़ के माहिर बन जाएं, कि आपको किसी भी फील्ड में उस चीज़ के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल जब पूछा जाएगा तो आप उस चीज़ को बहुत ही महारत से कर पाएंगे। सिर्फ डिफिनेशन की हद तक किसी चीज़ को याद करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप लोग किसी भी फील्ड में जाके, किसी भी टेस्ट में जाके आप स्कोर कर पाएंगे। तो किसी चीज़ को समझना ही सबसे ही बड़ी बात है कि अच्छी तरीके से समझना। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक फोर्स एंड मोशन की तरफ। अब इस टॉपिक में हम देखते हैं कि बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडीज़ के अंदर मोशन आती है। हमने देखा होगा कुछ बॉडीज़ के अंदर फोर्स लगाते हैं तो कुछ बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, उसको हम ट्रांसलेशन मोशनल कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह कुछ बॉडीज़ के अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं, जब कुछ बॉडीज़ के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेशनल मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल पंखे की आप एग्जांपल ले लें। इसी तरह कुछ बॉडीज़ के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जिसको हमने वाइब्रेशनल मोशन कहा था। किस केस में? पेंडुलम के केस में। तो ये थे ऐसे मोशंस जो कि वन डायमेंशन में हो रहे होते हैं। बेसिकली एक डायमेंशन होता है इनका। जब हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, या तो वाई एक्सिस होगा इसका डायमेंशन, या तो एक्स एक्सिस होगा। तो वन डायमेंशन का मोशन भी हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और एज वेल एज लास्ट में जाके प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता था स्टूडेंट्स? किसी बॉडी का एज एक्स के रिस्पेक्ट भी मूव करना और एज वेल एज वाई के रिस्पेक्ट भी मूव करना। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसी मोशन एंड फोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मोशन के हवाले से आपको ये तो पता होगा कि किसी भी बॉडी के इस यूनिवर्स में दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो रेस्ट या तो मोशन। रेस्ट का मतलब ये होता है कि बॉडी किसी जगह पर फिक्स्ड हो, किसी जगह पर फिक्स्ड हो। इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग के रिस्पेक्ट वो मूव ना करे। और मोशन का मतलब ये है कि बॉडी एक जगह पर ना हो, बल्कि टाइम के रिस्पेक्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। टाइम के रिस्पेक्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। जबकि रेस्ट की बात हो तो टाइम के रिस्पेक्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। अब दोनों केसेस में टाइम तो चेंज हो रहा है। रेस्ट के केस में भी टाइम चेंज हो रहा है, मोशन के केस में भी टाइम चेंज हो रहा है। फर्क ये है कि मोशन के अंदर पोजीशन चेंज हो रही है, जबकि रेस्ट के अंदर पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब ये है कि इफ अ body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding। हमने ये कह दिया कि हम बॉडी को रेस्ट में कहेंगे तब कि जब बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी उसको जगह को तब्दील ना करे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू माई रूम। मैं अपने रूम के लिहाज से रेस्ट में हूँ। और इसी तरह अगर मैं अपने रूम के अंदर बैठ के अपनी पोजीशंस, लोकेशंस को चेंज करता हूँ तो इसका मतलब मैं कहता हूँ मैं अपने रूम की रिस्पेक्ट मोशन में हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ।
तो आप कहोगे सर प्रीवियस केस में आपने कहा मैं रेस्ट में हूँ, जबकि अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट देखें तो आप तो मोशन में है, अर्थ तो मूव कर रहा है, ये तो सेंस नहीं बनता। तो इसका मेन जो वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोई भी ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है उस लिहाज से उसकी मोशन या रेस्ट वाली हालत को बताई जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेन है, ट्रेन में पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, सवारी बैठे हुए हैं और वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब ट्रेन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक दूसरे को रेस्ट की हालत में देखते हैं, क्योंकि सब बैठे हुए हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को देखता है तो उसकी हालत कैसी है स्टूडेंट्स? या तो वो रेस्ट में है या तो वो तमाम रेस्ट में नजर आ रहे हैं। अगर एक बंदा मूव कर रहा है तो ट्रेन के अंदर बैठने वाले शख्स को ये लगता है कि ये मूव कर रहा है, जबकि अब एक ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर, जब हम उस ट्रेन के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर को बाहर किसी ऑब्जर्वर के साथ लिंक करवाना चाहें, अब देखें ट्रेन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सराउंडिंग उसके जो बाहर एक चीज है वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर ये एक कुर्सी है, यहाँ ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है और ये आगे इसके सामने से ट्रेन गुजर रही है। ये ट्रेन का गेट है, यहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को देख रहा है जो कि बाहर एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है। इस बॉडी जो कि बाहर एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये बॉडी देखता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मास हो सकता है या कोई बॉडी हो सकती है। ये बॉडी जब ये इसको ऑब्जर्व करता है तो बेसिकली इसे ये लगता है कि ये मूव कर रहा है, इसे ये लग रहा है कि ये मूव कर रहा है। मगर एक पर्सन जब बाहर बैठा हुआ है वो जब इसको देखता है तो वो कहता है कि ये तो रेस्ट में है, जबकि इसके लिहाज से ये मूव कर रहा था, इसके लिहाज से ये रेस्ट में है। जबकि ये इसे देखता है तो ये इसके लिहाज से ये मूव कर रहा है, अंदर बैठा हुआ शख्स है वो उसके लिहाज से ये रेस्ट में है। तो इसका मतलब नेचर के अंदर न तो एब्सोल्यूट रेस्ट को देखा गया, न तो एब्सोल्यूट मोशन को देखा गया, बल्कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। बहरहाल हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में इसके हवाले से पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग कुछ सेकेंड ईयर का आप लोगों का बेसिकली टॉपिक है जहां पर हम लोग टाइम के हवाले से कुछ केसेस पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे जहां पर ये सारी बताएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मेन टॉपिक है कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये दोनों मासेस के लिहाज से ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, जबकि इन दो जो कि अंदर ट्रेन में बैठे हुए हैं इनके लिहाज से ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। जबकि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं तो अब इस बॉडी का इस बॉडी के ऊपर एक अलग नजरिया है। जिस तरह के इन दोनों का एक अलग नजरिया था, अब इस बॉडी का इस बॉडी के ऊपर एक अलग नजरिया है। ये बॉडी इसे मोशन की हालत में देखती है, जबकि ये बॉडी भी इसे मोशन की हालत में देखती है। जबकि ये दोनों बॉडी जो कि ट्रेन से बाहर ही है एक दूसरे को रेस्ट की हालत में देखते हैं। जो ट्रेन के अंदर जो दो बॉडीज हैं ये एक दूसरे को रेस्ट की हालत में देखते हैं। जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने की बात करो तो ये एक दूसरे को चेंजिंग हालात में देखते हैं, कंडीशंस में देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहली जो केस है, सबसे पहला जो केस है स्टूडेंट्स रेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। रेस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अ बॉडी इज said to be at rest when it does not changes its position with respect to its सराउंडिंग। रेस्ट की बात करें तो अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल अ बुक इन टेबल। इसी तरह a car
इन सर्विस स्टेशन। अब देखिए, अ बुक इन टेबल, आप किसी टेबल के ऊपर एक बुक रखते हो तो वो बेसिकली रेस्ट की हालत में होती है, वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट कोई पोजीशन में चेंज नहीं करती है, तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के, वो क्या है, रेस्ट में है। इसी तरह एक सर्विस स्टेशन में कार है, बैठी हुई है, रेस्ट में है, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट कोई पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो स्टूडेंट्स हम उसे क्या कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। और उसी तरह स्टूडेंट जब हम बात मोशन की करते हैं, अब ये मसला यहाँ पर ये है कि ये पेन, चलो सही है, इससे लिखवा देता हूँ। मोशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ बॉडी इज said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक बॉडी ए है, ये बॉडी ए का पोजीशन 1 है, टाइम 1 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुंचा, फिर कुछ टाइम गुजरा, ये पोजीशन 2 पे आया, टाइम चेंज हुआ 5 सेकेंड। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, कि बॉडी की पोजीशन क्या हो, कंटिन्यूअसली चेंज हो, चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। 1 सेकेंड का, जब 1 सेकेंड का टाइम था तो ये पोजीशन 1 पर था, जब टाइम बीता 5 सेकेंड्स गुजरे, टाइम जब 5 सेकेंड्स आगे गया, तो इसका मतलब पोजीशन 2 पे आया। इसका मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट बॉडी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन। जबकि पॉइंट 1 जो है, अगर रेस्ट की मिसाल दूं तो ये पॉइंट 1 1 सेकेंड में भी यहाँ पर था, 5 सेकेंड में भी यहाँ पर है, तो इसका मतलब दोनों केसेस में, रेस्ट हो चाहे मोशन हो, दोनों केसेस में टाइम जो है वो वेरिएबल है। टाइम तो गुजरना है, टाइम चेंज होगी, टाइम क्या होगी स्टूडेंट्स, चेंज होगी। मतलब चाहे आप रेस्ट में रहो या मोशन में रहो, टाइम को तो कंटिन्यूअसली क्या होना है स्टूडेंट्स, चेंज होना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है सर मैं अभी आपकी बातें सुन रहा हूं, मुझे तो जो जैसे ही आप बात करते हो वैसे ही मैं आप सुन लेता हूं। इसका मतलब मैंने बात की जिस टाइम में और मैंने सुन लिया वो टाइम तो बराबर है। तो आपने कहा टाइम एक क्या चीज है, चेंज होने वाली चीज है, जबकि इस इवेंट के दौरान तो हमारा टाइम सेम रहा। तो ये आपकी सोच गलत है कि भले ही टाइम स्मॉल था, इतना स्मॉल था कि हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, मगर असल में 0.1 सेकंड तक भी टाइम जाया हो चुका होता है मेरी जो स्पीच आप तक पहुंचने तक। इसका मतलब किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में टाइम को किसी तरह भी गुजरना है, टाइम को किसी तरह भी स्पेंड होना है। वो आपकी डिपेंड करता है कि स्पीड के ऊपर, कि आप किस स्पीड के साथ जा रहे हो, किस उसके साथ जा रहे हो। अब बास केसेस ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में गए, आपको टाइम लगा 1.2 सेकेंड्स। इसका मतलब कोई फैक्टर तो होगा जिसकी वजह से आप उधर जल्दी पहुंचे, थोड़ा सा टाइम में आप पहुंचे, तो बेसिकली वो आपकी स्पीड होती है कि आप किस स्पीड से आगे की तरफ इस पॉइंट को आपने अप्रोच किया। ऐसे भी केसेस आएंगे कि आप मिसाल के तौर पर आप नेचर में अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना चाहते हो, स्पीड ऑफ लाइट से जब आप मूव करेंगे तो उस केस में, उस सिचुएशन में कैसा होगा, आपको 24 आवर्स, आज के जो 24 घंटे हैं वो आपको थोड़ा सा लगता है कि 24 घंटे तो सुबह उठते हैं, रात हो जाती है कुछ ही टाइम में। अगर कोई बॉडी 24 घंटे को फुल एंजॉय करना चाहता है, फुल मतलब 24 घंटे को पूरे एक महीने जैसा, एक साल जैसा समझना चाहता है, तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट जितना बना दे, तो वो अपना हर काम, वो अपना हर इवेंट
थोड़े से टाइम में करेगा, थोड़े से टाइम में फिनिश करेगा, जिसकी वजह से अब मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ से किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ तक जाने में हमें कोई 10 मिनट लग जाते हैं, जब स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा तो 0.2 सेकेंड में वो वहाँ पहुँच जाएगा। अब मिनट्स भी छोड़ें, सेकंड्स भी छोड़ें, सेकंड्स के भी छोटे छोटे हिस्से ले लें कि वो एक छोटे से काम को करने में सेकंड ले रहा है, तो सोचो पूरे 24 घंटे गुजरने में वो बंदा, उस बंदे को कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि उसकी 24 घंटे नहीं बल्कि ये पूरे किस्म के एक 24 साल बन जाएंगे उसके लिए। तो वो बेसिकली डिपेंडेंसी है कि आपकी जो स्पीड है वो किस हिसाब से है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के बारे में दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बात आता है यूनिट जो है इसकी मीटर है, या फिर अमूमन इसकी यूनिट जो होती है किलोमीटर पर आवर होती है। और तीसरी जो चीज आती है ये क्या बताता है, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स तक जो एक्चुअल पाथ है बेसिकली क्या बताता है, वो डिस्टेंस बताता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं घर से निकलता हूं, ये मैं हूं, मैं घर से निकला, इस पॉइंट पे गया, यहाँ पर एक शॉप था, उस शॉप से कुछ सामान लिया, फिर नीचे गया, यहाँ पर एक दूसरा शॉप था, यहाँ से कुछ सामान लिया, फिर इस तरफ गया, यहाँ पर एक दूसरा शॉप था डी, इससे सामान लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर कुछ और काम था, मैंने वहां पर किया ई, फिर यहाँ पर आया एफ, और फिर होते होते कहां पर आया स्टूडेंट्स, एफ पर गया, और एफ से मैं क्या हुआ, डायरेक्ट स्टूडेंट्स अपने वापस घर आ गया। इसका मतलब मैं यहां से ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से एफ में गया, एफ से ए में गया। ये बेसिकली मेरा वो एक्चुअल रास्ता था, एक्चुअल पाथ था, जिस पाथ को मैं फॉलो करता हुआ इस पॉइंट पे गया। तो इस तरह के पाथ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, द लेंथ और एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ और एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स डिस्टेंस के हवाले से। The length or actual path between two points is called distance, या फिर the longest path between two points is called distance। अब यहाँ पर देखें कितना लंबा रास्ता इसने कवर किया, उसके बाद ये स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल मकाम तक पहुंचा है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो चीज है वो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो आप कहते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर इसकी दूसरी जो बात है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट इसका भी क्या होता है स्टूडेंट, मीटर या किलोमीटर पर आवर इसको यूज किया जाता है। इट में बी 0 और
नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पर गौर से देखें स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाती है। ए से बी में जाना, बी से सी में जाना, ये जो पूरा जो रास्ता है ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। जबकि मैं क्या करूं, ए को बी से ज्वाइन करूं, ये इनिशियल पोजीशन है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट है। इसी तरह ये स्टूडेंट्स फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से टेल वेक्टर फॉर्म में एक वेक्टर बना दूंगा, जो कि टेल जो होगी वो इनिशियल पॉइंट को टच करेगी और जो इसका हेड जो होगा वो फाइनल पॉइंट को टच करेगा। अब यहाँ पर देखें, ए से बी तक मिसाल के तौर पर लेंथ थी 10 मीटर, बी से सी तक लेंथ थी 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था स्टूडेंट्स, 15 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया था। जबकि इसने डायरेक्ट एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया जिसका लेंथ था टोटल 5 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस के केस में और ये डिस्प्लेसमेंट के केस में इसने टोटल कितना कवर किया स्टूडेंट्स, 5 मीटर। कितना कवर किया स्टूडेंट्स, 5 मीटर इसने कवर किया। इनिशियल से कहां तक पहुंचा, फाइनल पॉइंट तक पहुंचा। तो इस तरीके उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में 15 मीटर और इस केस में क्या स्टूडेंट्स, 5 मीटर। मिसाल के तौर पर एक दूसरी मिसाल देता हूं स्टूडेंट्स आपको। अब कुछ डिफरेंशिएट करवा देता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्टेंस मिसाल के तौर पर एक सर्कल की बात करता हूं, एक सर्कल की बात करता हूं, तो ये इसका ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये सर्कल का रेडियस है, ये एक्स एक्सिस भी बना देता हूं। मिसाल के तौर पर यहां पर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में एक बॉडी, मिसाल के तौर पर एक मास पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में गया। अब इस केस में ये जो कर्व वाला डिस्टेंस है P2 से P1 तक, ये जो कर्व जो डिस्टेंस है, ये जो कर्व जो लेंथ है, सॉरी स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और उसी तरह ये जो शॉर्टेस्ट जो फासला है इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ये बात मजीद क्या हो जाए स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल करेंगे ताकि ये बात हमें 100% क्लियर हो जाए, ताकि हमें कोई मसला ना हो। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। वो एग्जांपल ये है, एग्जांपल 3.1, कंपेयर डिस्टेंस and displacement of a body when its motion is along circular path from point A to B of a hemisphere of radius 10 centimeter as shown in figure.
शोन इन फिगर। इस एग्जांपल से स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। अब यहाँ पर गौर से देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना है किसी बॉडी का जो कि मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ अ हेमिस्फीयर। इसका मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव हुई है, पूरा सर्कुलर पाथ में मूव नहीं हुई बल्कि सर्कल के हाफ तक मूव हुई है। इसका मतलब ये है फुल सर्कल तो ये हुआ ना स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, फुल सर्कल हुआ। जबकि इस केस में फुल सर्कल नहीं है स्टूडेंट्स बल्कि क्या है, हेमिस्फीयर है, मतलब हाफ है सर्कल का। अब इसका मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है इसे तो हम ओरिजिन कहते हैं, बचपन से जानते हैं, और यहां से यहां तक स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब देखें बॉडी ने मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एक हेमिस्फीयर बनाया, एक हेमिस्फीयर बनाया। अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना है। व्हेन इज मोशन इज अलोंग अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस मालूम करने के लिए, डिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें पता है कि किसी भी सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। अब हमें पता है कि इसने पूरा सर्कल का डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसका मतलब पूरा सरकमफेरेंस तो नहीं हुआ, सर्कल का बल्कि क्या हुआ, हम हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचा स्टूडेंट्स, पाई आर। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या है बेसिकली स्टूडेंट, 3.14, और साथ में रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, रेडियस की वैल्यू है स्टूडेंट्स 10। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट, यहां से 31.4 सेंटीमीटर। अब आप इस केस को मीटर में भी लेकर आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी आप इसी केस के लिए अभी आप क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट भी कहा था, द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जबकि डिस्टेंस के केस में आप इनिशियल और फाइनल का कोई कंसेप्ट नहीं लेते हो, बल्कि बहुत से पॉइंट्स होते हैं, इन सब को मिलाते हो और सबको कहते हो कि ये टोटल डिस्टेंस कवर किया था। जबकि आप डिस्प्लेसमेंट के केस में आप इनिशियल पॉइंट को डायरेक्ट ही ले जाके क्या करते थे, एक वेक्टर के जरिए फाइनल पॉइंट पे टच कर देते थे। इसका मतलब वो जो लेंथ थी बेसिकली आपको क्या बता रही थी स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बता रही थी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में पॉइंट ए से बी तक मूव करने की कोई सरदर्दी नहीं करनी है। इसका मतलब ए से लेकर बी तक जो शॉर्टेस्ट फासला है वो ए से अगर हम इस तरफ सीधा सीधा जाएं, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका क्या है स्टूडेंट, फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा, यहां से यहां तक क्या है स्टूडेंट्स, आर है, तो यहां से यहां तक क्या है स्टूडेंट्स, आर है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर के बराबर होगा। और आर की वैल्यू आप जानते हो स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर लोगे, और 10 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर नहीं करना है, यहां भी आर है, यहां भी आर है। इसका मतलब आर प्लस आर, तो आर प्लस आर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2r, और 2r की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू आप जानते हो कितना है स्टूडेंट्स, 10, और 2 10 कितना होता है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में भी लेकर आ सकते हो। अगर मैं आर स्क्वायर कर देता तो इसका मतलब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ग्रेटर आती। तो हमेशा याद रखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सम टाइम केसेस में इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल किस तरह, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं कहता हूं दिस इज द बॉडी ने ए से मूव किया, बी में पहुंच गई। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूं, इसमें कह सकता हूं ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। अब इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा आएगा किससे,
डिस्टेंस है, इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा डिस्टेंस से, मगर ज्यादा नहीं आ सकता। केस ये नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात ये याद रखें, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज के, आप वेक्टर क्वांटिटीज को आप क्या करें, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हुए नेगेटिव की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में नेगेटिव का कंसेप्ट है, जबकि डिस्टेंस में हम नेगेटिव कंसेप्ट नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डिस्टेंस की बात करें तो हम कहें कि हमें -20 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ से ये बात साबित हो गई कि डिस्टेंस के केस में जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 31.4 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट जब आपने मालूम किया तो आपको कितना मिला रिजल्ट स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर। और यही था कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअल पाथ था, हकीकी रास्ता था किसी दो पॉइंट्स को अप्रोच करने के लिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 2 पॉइंट्स को अप्रोच करने के लिए, basically in the form of initial position to the final position. So the second thing we have studied is students that distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. Both the units of distance and displacement are same. Meter, kilometer per hour is most commonly used. And similarly sir, we have studied some more things about distance and displacement, that we can study displacement can be negative but distance cannot be negative. Displacement is always less than distance. It may also same to distance but never be greater than distance. Never be greater than distance. हमेशा displacement distance से बड़ा नहीं हो सकता, या तो greater होगा या तो smaller होगा या तो equal हो सकता है। तो so students, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।